आज आप एक जानी पहचानी कंपनी के ओनर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। स्टार्टिंग डेज आपके कैसे थे? और इस तरह हमने 1981 में ये बिज़नेस मैंने कराची में शुरू किया। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मेंबर्स को और जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको उनके राइट्स दिलवाने में किस हद तक सक्सेसफुल है? इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है मुल्क का जो है वो जो है मैं समझता हूँ कि हमारी मईशत का ही है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है ना। हालात बेहतरी की तरफ आना कोई मौजज़ाती ही ऐसा सिलसिला हो, आने वाले वक्त में आपके जो है वीट की शॉर्टेज हो, गंदम की शॉर्टेज हो जाएगी, चावल की शॉर्टेज हो जाएगी। उसके बाद सैलाब के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ऐसा नहीं होता। उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ज़मीन की यील्ड बहुत कम हो जाती है। तो मसाइल तो आने वाले वक्त में ज़्यादा हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं समझता हूँ कि डिफ़ॉल्ट की तरफ तो अब हम नहीं जा रहे। तीन चीज़ें उसमें होगी, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी होनी चाहिए आपकी जो है, उसके बाद जो है मिड टर्म पॉलिसी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आहट न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान इरफान इम्तियाज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की जानी पहचानी कंपनी और पाकिस्तान की ऐसी बड़ी कंपनी जो कि पूरे पाकिस्तान को जितनी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी मशीनरी है उनके स्पेयर पार्ट्स जो है वो इंपोर्ट करके उनको डिलीवर कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की ऐसी कंपनी है कि जिसके स्पेयर पार्ट तमाम तर बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। बिल्कुल क्रिस्टल कंपनी लिमिटेड के ऑनर मेरे साथ मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव, और इसके साथ साथ फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सबसे पहले इनसे आज हम जानेंगे सर कि आपका ये जो सफ़र था, आज आप एक जानी पहचानी कंपनी के ऑनर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। स्टार्टिंग डेज आपके कैसे थे? हमारे व्यूअर्स के लिए जो एक सफ़र की इब्तिदा करते हैं तो कैसे कर सकते हैं, और आपका ये सफ़र कैसा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा दिलचस्प सफ़र था। ये एक कोइंसिडेंस था, वैसे ही कोई प्लान नहीं था कि हमने मशीनरी में ही काम करना है। लेकिन कॉलेज लाइफ से जो है एक हमारे दोस्तों का ग्रुप था और रोज़ाना हमारी एक ही डिस्कशन होती थी कि हमने जॉब नहीं करना, बिज़नेस करना है। और मैं अपनी फैमिली में पहला शख्स हूँ जिसने बिज़नेस किया। और इस तरह हमने 1981 में ये बिज़नेस मैंने कराची में शुरू किया। कराची के हालात बिगड़ गए तो फिर इस तरह 1992 में जो है हम कराची से जो है इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद आने से पहले जो है रिहाइश तो हमने इस्लामाबाद में रखी, लेकिन बिज़नेस हमने पिंडी में वालमंडी से शुरू किया जो है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें बरकत दी। तो उसमें दोनों शुरू किया था, किस चीज़ का बिज़नेस था? बिज़नेस शुरू हमने इसी का किया था जो है, या अब हाँ पहले हमने शुरू में जो है वही दोस्तों का जो आप बताया हमने, तो पार्टनरशिप ने हमें शुरू किया और वो भी इंपोर्ट का बिज़नेस था। वो हमने ट्रैक्टर पार्ट्स से शुरू किया, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर पार्ट्स से जो है। फिर जब हम अलहदा हुए दोस्त जो है, बहुत जल्दी हम जो है उसमें कुछ जो है वो पैदा हो गए मसाइल। उस वजह थी कि जो सामान हमने इंपोर्ट किया वो TPX गोडाउन में था, वहाँ आग लग गई और उसके बाद जो सामान हमारा जल गया। उसके बाद हमारे पास फंड्स भी बहुत कम रह गए और थोड़े जो है हमारे अंदर आपस में हो गया। फिर हमने अलहदगी इख्तियार कर ली दोस्तों ने आपस में। अलहदा होने के बाद मैंने जो है ये जो है मशीनरी का बिज़नेस शुरू किया, लेकिन 1981 था। अच्छा, यही अपने मशीनरी के पार्ट्स का इंतखाब, क्योंकि हज़ारों बिजनेस होते हैं, जब आप शुरू करने जाते हैं ना दिमाग आपका वो बिल्कुल कशमकश का शिकार हो जाता है। फिर ये आपका आइडिया कैसे आया? हाँ, मैंने आपसे कहा कि शुरू तो हमने ट्रैक्टर पार्ट्स से किया था। ट्रैक्टर पार्ट्स में हमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा सिलसिला जो है वो नहीं रहा कि एक दो दफ़ा हमने मंगवाया सामान, वो बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब हमारी बड़ी कंसाइनमेंट आई और वो हमने गोडाउन में TPX गोडाउन में रखी तो वहाँ जो है फायर का इंसिडेंट हुआ। उसके बाद इख्तलाफात हो गए। लेकिन इसी तरह एक हमारे उन्हीं दोस्तों में से एक हमारे दूसरे दोस्त थे जो इसमें काम कर रहे थे मशीनरी पार्ट्स में जो है। कुछ अर्सा मैंने उनके साथ जो है वो जो है वैसे ही जाके मैंने वो किया, तो मुझे ये लगा कि ये बहुत सुकून वाला काम है। इसमें जो है मार्जिन भी ठीक है और इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है और ये सुकून वाला है। तो फिर हमने इस तरह जो है इस मशीनरी के बिज़नेस को जो है वो चूज़ किया और 1981 में फिर मैंने अपना ज़ाती बिज़नेस जो है वो शुरू किया। ज़बरदस्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आज आप पाकिस्तान के कौन कौन से शहरों में अब जो मशीनरी पार्ट्स हैं वो डिलीवर करते हैं यहाँ से? हम जो है ज़्यादातर डिपेंड करते हैं
वॉक इन कस्टमर्स पे हम सप्लाई का काम नहीं करते। ये एक पॉलिसी है हमारी। इब्तदा में हमने ये किया काम जो है, लेकिन अब जो है करप्शन और ये तमाम चीज़ें थी, मुश्किलात उसमें ज़्यादा हो गई। अब हम ये बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हमारे अपने ऑफिसेज जो है और ब्रांचेस जो है कराची में और यहाँ इस्लामाबाद में हैं। इसके अलावा हमने शुरू किया था सरगोधा में, लेकिन वो हमारे पास मैन पावर ना होने की वजह से वो हमें बंद कर दिया जो है। मैं देख रहा हूँ आपने काफ़ी सारे शील्ड्स, विनिंग अवार्ड्स इकट्ठे किए हुए हैं। किन किन जगहों से आपको मिले, क्यों मिले? जी ये जो है कुछ तो हमारी ज़्यादातर इसमें जो है चेंबर की ही जो है वो है, उसमें हमारे जो है अचीवमेंट अवार्ड्स भी होते हैं, वो भी हैं। और कुछ मुझे बीइंग एज अ प्रेसिडेंट जो है वो मिले। जब आप डिग्नेटरीज़ को बुलाते हैं तो जो है ज़ाहिर है जब आप उनको देते हैं तो एक वो एक्सचेंज होता है, तो वो भी था। तो मेरे दौर में जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे उस ज़माने में, उन्होंने चेंबर को, उन्होंने हमारे इसको विज़िट किया जो है। हमारा एक प्रोग्राम था, अचीवमेंट अवार्ड्स थे, उसमें चीफ गेस्ट वो थे, तो उन्होंने जो है एक वो किया। फिर एक दूसरा उसी मेरे में जो है एक चीफ गेस्ट है शहबाज शरीफ थे, उस वक्त तो सीएम थे पंजाब के जो है, वो भी हमारा अचीवमेंट अवार्ड ही था। उसमें भी मुझे जो है उन्होंने भी जो है दिए। तो बाकी जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं, इसके भी हैं। जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे होते हैं नामली, तो वो फिर आपको जो है वो देते हैं। अच्छा, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपने मेंबर्स को और जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको उनके राइट्स दिलवाने में किस हद तक सक्सेसफुल है? मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी चैम्बर जो है वो बिल्कुल जो है तमाम चैम्बर से हमारी कोशिश ये ख्वाहिश होती है कि हम तमाम इन मसाइल में जो है लीड लें, और कोई हमारा मेंबर जो है कोई ऐसा मसला जिसका भी वो लेकर आए या चैम्बर तक वो पहुँचे, तो उससे चैम्बर या चैम्बर की क़यादत जो है गाफिल नहीं रहती, उसे जो है अप्रोप्रिएट लेवल्स पे ज़रूर लेकर जाते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि कोविड में सबसे पहले रावलपिंडी चैम्बर जो है उन्होंने रिएक्ट किया, और सबसे पहले रावलपिंडी की पार्ट्स मार्केट की जो थी ड्यूरिंग कोविड जो है उसे परमिशन मिला। लाहौर में, कराची में या पूरे मुल्क में कोई और जगह नहीं थी। बाकी सब लोगों ने फिर हमारे उस मॉडल को जो है फॉलो किया। तो इसी तरह जो है बाकी जितनी चीज़ें होती हैं उसमें चैम्बर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, और रावलपिंडी चैम्बर बहुत ही प्रोएक्टिव चैम्बर है। अच्छा, अभी जो सूरत चल रही है, जितने भी ट्रेडर्स हैं पाकिस्तान भर के, वो भी सड़कों पे भी निकले, उन्हें एहतजाज भी किए, बिलखुसूस जो बिलिंग का इशू है इसको लेके, और फिर ट्रेडर्स के डिफरेंट इश्यूज थे जिनमें उनकी किराए वगैरह के वाले से भी काफ़ी ऐसे ताजर हज़रात जो बाहर निकले हैं। तो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने क्या इस पर भी कोई एक्शन लिया है आज तक? बिल्कुल जी, रावलपिंडी चैम्बर ने सबसे पहले हर फोरम पे, गवर्नमेंट में भी जो है इस पे जो है एक्शन लिया और इसको जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाया, और रावलपिंडी चैम्बर ने सबसे पहले इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ जो है बुलंद की, बिलिंग के बारे में भी जो है। और उसका असर भी ये हुआ कि आपने देखा होगा कि पहले 200 यूनिट तक, फिर 300 यूनिट तक जो है उनको जो है इसका जो है फ्यूल एड चार्जेस उनसे जो है उनको जो है मुस्तस्ना करार दे दिया गया। इसके अलावा इससे पहले एक जो है फ़िक्स टैक्स लगाया गया था, उसमें भी रावलपिंडी चैम्बर ने जो है ताजरों के लिए बहुत वो किया। जो 5000 था जो है तमाम ही लोगों पर तकरीबन वो था, तो 5000 रुपये इस कज़ाहत बाज़ारी में लोगों के लिए मुमकिन नहीं था। तो इसलिए, और वो भी 5000 रुपया महीना था गालिबन जो है पर मंथ था, तो उस पर जो है बहुत ज़्यादा वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वापस हो गया। उसके सिलसिले में जो आपने देखा कि वो जो है तमाम ताजे तंजीमों ने या लोगों ने स्ट्राइक की या बाहर आने की जो बात की थी, वो इशू था मेन जो है। अभी आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं बतौर आप ट्रेडर्स के, या फिर आप खुद भी एक इंडस्ट्री को, एक कंपनी को देख रहे हैं, सॉरी, तो आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं कि जिनको फिलफोर जो है वो RCCI को उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो कि आज तक उनको इग्नोर किया गया है? देखिए, इग्नोर तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं होता जो RCCI के पास आए और उसे इग्नोर किया जाए। उसको जो है ड्यू रिस्पेक्ट, ड्यू अटेंशन दी जाती है, गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है। इस वक्त मसाइल बहुत ज़्यादा हैं गवर्नमेंट के जो है,
कुछ मसाइल हमें, बहुत ज़्यादा मसाइल हमें जो है इस गवर्नमेंट को विरसे में मिले हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको जो है, जिनका इस वक्त जो है गवर्नमेंट से डिमांड करते हुए अच्छा भी नहीं लगता जो है। लेकिन इस सब के बावजूद इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है मुल्क का जो है, वो जो है मैं समझता हूँ कि हमारी मईशत का ही है, इकॉनमी का है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, डॉलर जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं आ रहा, और इस सब के अलावा जो है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ हमारी इकॉनमी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हैं, उसके बाद हमारे पास पावर का जो है शॉर्टेज थी। लेकिन साथ अभी आप देखेंगे गुज़श्ता 2 माह से ज़्यादा हो गए हम और हमारा पूरा मुल्क जो है वो सैलाब की ज़द में है। इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, हमारी प्रोडक्टिविटी पे बहुत फ़र्क पड़ा है। फसलें तबाह हो गई हैं, जानवर जो है मेरा ख्याल है कहते हैं कि लाखों की तादाद में जानवर हैं जो मर गए हैं। 20 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है जिससे फसलें ख़राब हो गई हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जो है इफ़ेक्ट आ रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट है और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है। मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियों को जो है, जो भी लोग हैं जो पॉलिटिक्स में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उनको भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और सिर्फ पॉलिटिक्स खेलने के बजाय मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के लोगों के लिए जो है काम करना चाहिए। इनफैक्ट जब आप पॉलिटिक्स करते हैं, अगर आप ज़ाती कहता तो मानता कोई भी नहीं कि मैं अपने ज़ाती मफाद के लिए कर रहा हूँ। यही कहा जाता है कि हम मुल्क के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मुल्क की आवाम के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये कैसी आवाम के लिए पॉलिटिक्स है जिसमें आवाम का किसी को फ़िक्र नहीं है। तो हम तमाम पार्टियों से यही कहेंगे कि जनाब वो इसको जो है ड्यू अटेंशन दें, इधर तवज्जो दें और पॉलिटिक्स को थोड़ी देर के लिए जो पीछे रखें, सबसे पहले मुल्क को बचाने की कोशिश करें। आप क्या समझते बतौर बिजनेसमैन के आने वाला वक्त या आने वाला टाइम पाकिस्तान का कैसा हो सकता है? मज़ीद कुरैशी होने वाला है या कोई हालात बेहतरी की तरफ आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए जी, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, हालात बेहतरी की तरफ आना कोई मोजज़ाती ही ऐसा सिलसिला हो और हो जाए इंशाअल्लाह, वरना जो है आपके यहाँ हर चीज़ की शॉर्टेज है। आपको जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए लोगों की जो है आबादकारी के लिए। आने वाले वक्त में आपके जो है वीट की शॉर्टेज हो, गंदम की शॉर्टेज हो जाएगी, चावल की शॉर्टेज हो जाएगी, गन्ने की शॉर्टेज होगी, अभी जो है काफ़ी जो है जगहों से हुआ है, कपास की शॉर्टेज होगी। क्योंकि एक बात शायद लोगों को इल्म नहीं है कि जिन इलाकों से जो है ये सैलाब का पानी गुजरता है या सैलाब का पानी खड़ा रहता है, वो भी ये 2 साल 2.5 साल तक 3 साल तक उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती नहीं है। एक साहब मुझसे कह रहे थे कि जी ये बड़ा अच्छा हुआ, उसके बाद सैलाब के बाद उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं होता, उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, ज़मीन की यील्ड बहुत कम हो जाती है। और हमारे यहाँ तो अभी जो है उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे मुल्क में पहले बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जो भी था वो भी तबाह हो गया है। तो मसाइल तो आने वाले वक्त में ज़्यादा हैं। तो अल्लाह है जो है मदद करे इस कौम की और उन तमाम लोगों की। अच्छा, अगर देखा जाए कि इससे निकलने का कोई भी, इसका अगर हम देखें कि जो नेचुरल डिज़ास्टर हुआ है, फिर ऑलरेडी हमारा मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था, तो इसको कैसे कवर अप किया जा सकता है? कोई एक सजेशन गवर्नमेंट के लिए आप? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं समझता हूँ कि डिफ़ॉल्ट की तरफ तो अब हम नहीं जा रहे। ये जो डिज़ास्टर हुआ है ना, ये बहुत ही बड़ा है, इसको रिकवर करने में भी काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा जो है। लेकिन इस सब के बावजूद गवर्नमेंट अपने हाथ, देखिए हर चीज़ के लिए जो है एक राइट डायरेक्शन में आप जाएं। गवर्नमेंट को जो है यकसू होकर काम करने देना चाहिए, ये तमाम पार्टियों का काम है। हम जो है 2011 से जो है या 2012 से हम शोर मचा रहे हैं। रावलपिंडी चैम्बर जो है एक तरीके का वो है कि हम हर साल ऑल पाकिस्तान प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक मीटिंग करते हैं। तो 2012 में गालिबन ये जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त से भी हमारी इकॉनमी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो उस वक्त हमने इनको चार्टर ऑफ इकॉनमी साइन करने का कहा था और कहा था कि नेक्स्ट इलेक्शन जो आ रहे हैं उससे पहले जो है आप सब लोग जो है हमारे पास अपना अपना चार्टर ऑफ इकॉनमी भी पेश करें, और इनसे ये कहा था कि आप एक मेहरबानी करके इसको जो एक लेजिस्लेटिव कवर दें, ताकि कि आपकी पॉलिसीज़ जो है वो जो है वो मुस्तकिल हो।
इस वक्त भी जो सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाली बात है कि गवर्नमेंट को जो है 3 काम करने चाहिए। गवर्नमेंट को नहीं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिल के ये करना होगा। 3 चीज़ें उसमें होगी। ये शॉर्ट टर्म पॉलिसी होनी चाहिए आपकी जो है, उसके बाद जो है मिड टर्म पॉलिसी होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए। और इसमें तमाम प्लेयर्स को जो है, जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो छोटी हैं या बड़ी हैं, उनको बैठना चाहिए और उन सब को जो है मुश्तरका तौर पे एक लाहेअमल बनाना चाहिए और उसके बाद फिर उस पर अमल दरामद करनी चाहिए और उसको लेजिस्लेटिव कवर भी देना चाहिए कि ताकि गवर्नमेंट जो भी हो, जिसकी भी आए, वो उसी जो है उस पर जो है उसी पाथ पर काम करती रहे जिसका डिसीजन लिया जा चुका है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि अभी नौजवानों की सबसे ज़्यादा तादाद पाकिस्तान में है, तो डेफिनेटली ये जो सूरत हाल है, तो हर कोई नौकरी की तलाश में, कोई इधर कोई उधर। अब बतौर बिजनेसमैन आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे यंग जनरेशन्स के लिए कि क्या करना चाहिए उनको इस हालात में? ये बात सही है कि हम लोग जो है, हमारी तरक्की का एक राज यही था कि हमारे पास यंग जनरेशन और यंग पॉपुलेशन जो है, जवान नौजवान पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा थी और है, अल्हम्दुलिल्लाह है। मैं अपनी यंग जनरेशन जो है उनको ये कहूँगा कि वो कन्वेंशनल जो है डॉक्टर और इंजीनियर छोड़ के नॉन कन्वेंशनल चीज़ों पर जो है वो आ जाए। दुनिया बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है और वालिदैन भी जो बच्चों पर जोर देते हैं कि जी मैंने इसको इंजीनियर और डॉक्टर ही बनाना है, इसको छोड़ दें, जो है कंप्यूटर में आए, आईटी में आए, उसमें इंटेलेक्चुअल उसमें आए, बहुत सारे नए इस वक्त जो है काम है उनमें आए जो है। और ये सारे अनकन्वेंशनल जो है उसमें सब्जेक्ट यहाँ भी अवेलेबल है, बाहर भी अवेलेबल हैं। अब तो जो है हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटीज़ में जो है इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल हैं, तो उन पर आना चाहिए उनको। और बच्चों को जो है, जो भी है, उनको अपनी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए और ऑनेस्टली देनी चाहिए उनको जो है। उनका काम ये नहीं है वो अपनी तालीम में आएँ, उसको जो है उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तो उनके पास बहुत वक्त है पॉलिटिक्स करने का और सब कुछ करने का जो है। और हमारा मुल्क तभी तरक्की कर सकता है जब हमारे नौजवान अपने रोज़मर्रा की रूटीन से और दीगर कामों से हट के अपने जो है बिज़नेस पे तवज्जो देंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा और तरक्की की राह पर गामज़न होगा। नए प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।